नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। आज बुलेटिन में बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की। बताएंगे कि आखिर क्यों नहीं करेंगे रजनीकांत राजनीति। जानेंगे कि सौरभ को लेकर बंगाल बीजेपी में क्यों है नाराजगी। गुजरात में कमल कैसे पड़ा कमजोर। और बुलेटिन के आखिर में बात सिंधिया को आखिर क्यों बीजेपी से निकालेंगे शिवराज। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ममता ने बीरभूम के बोलपुर में किया रोड शो। बीजेपी को दिया चैलेंज, कहा कितना भी लगा लें जोर 30 के अंदर ही सिमटेगी बीजेपी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा जब सपा की सरकार आएगी तब हमारी होंगी जांच एजेंसियां, जिसकी जैसी जांच चाहेंगे वैसे कराएंगे। रिपब्लिक डे पर भी दिखेगा स्वास्थ्य मुसीबत का असर। दिल्ली में इस बार छोटी होगी रिपब्लिक डे की परेड। 3.3 किलोमीटर की होगी परेड। 15 साल से ज्यादा उम्र के स्कूली बच्चे ही परेड में होंगे शामिल। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 से नहीं बढ़ेगी आगे। इसके बाद टैक्स पेयर्स को देनी होगी दोगुनी पेनल्टी। सरकार ने अभी तक नहीं दी टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाने के बारे में कोई जानकारी। और बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स 259 अंकों की तेजी के साथ 47,613 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी 59 अंकों की तेजी के साथ 13,932 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात अन्नदाताओं के आंदोलन की। दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाला सिंघू बॉर्डर इस समय अन्नदाताओं के आंदोलन का केंद्र बन गया है। लाखों आंदोलनकारी यहां जुटे हुए हैं। इन्हें कोई तकलीफ ना हो इसकी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। लोगों की हर जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है और इसके लिए अन्नदाताओं ने धरना स्थल पर ही मॉल भी बना लिया है। यहाँ आपको अपनी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी और इसकी कोई कीमत भी नहीं ली जाएगी। आज डीबी लाइव भी इस मॉल में पहुंचा तो कैसे काम कर रहा है आंदोलनकारियों का मॉल, देखिए हमारी ये पेशकश। इस वक्त जहां मौजूद हैं ये जगह जो है ये मॉल है, यानी किसान मॉल। मैं कहूँगा कैमरामैन को जरा दिखाएं, ये किसान मॉल लिखा हुआ जरा ऊपर दिखाइए। किसान मॉल खालसा एड की तरफ से इस मॉल का निर्माण किया गया है। ये तात्कालिक मॉल है और मॉल कहते ही जो बातें सामने आती हैं आप देखे होंगे कि दिल्ली और बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जैसी बातें होती हैं और मॉल की एक अवधारणा जो है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन ये जो मॉल है एक चलता फिरता ऐसा मॉल है जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आवश्यकता की तमाम चीज़ें, जो दैनंदिन आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। किसान आंदोलन ने लोगों को क्या क्या नहीं बना दिया, क्या क्या नहीं सिखा दिया, उसका एक नमूना है ये मॉल। और इस मॉल के कर्ता धर्ता जो हैं वो हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पे। उनसे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा, आपका नाम क्या है? अमरप्रीत। अमरप्रीत जी। अमरप्रीत जी, आप पंजाब से हैं? हाँ जी, मैं पटियाला से पंजाब से हूँ। तो ये किसान मॉल खोलने की जो आपके अंदर जो इच्छा आई, ये कैसे आई, कैसे जागृत हुई? मतलब इच्छा ये नहीं था कि कोई प्री प्लान था कि हमारा कोई एक पूरा प्रोजेक्ट नहीं तैयार था। लेकिन जब आप ग्राउंड पे काम करते हो था ना, तो ज़रूरत देख के आपको पता चल जाता है कि अब क्या करना आगे। जैसे पहले दिन से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता रहा, दिन गुजरते रहे और हमें लगा कि अब जो बहुत दूर दूर लोग ट्रॉलीज़ में बैठे हैं उन तक पहुंच करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कई बार सामान गाड़ी भर के जाते हैं, आधे रास्ते में खाली हो जाती है, लोग रोक लेते हैं। आसपास के लोग, लोकल्स भी बहुत परेशान करते हैं कभी कभी। मतलब ये जो चैलेंजेस आ रहे थे उसकी वजह से हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि क्यों ना एक सेटअप लगा दिया जाए, उनको टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करें और वो यहाँ पे आएँ और जो जो उनको चाहिए वो सामान लेके जा सकते हैं। मतलब एक प्रॉपरली एक प्रोसेस बनाया गया। उस प्रोसेस की वजह से बाहर देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबी लाइन है और कई लोग जो हैं टोकन ले रहे हैं। जो आपने कहा टोकन, ये टोकन क्या कुछ पैसे लेकर के, और क्या वो उनको पता है कि क्या क्या सामान? नहीं, बिल्कुल। ये हमने जैसे आपको बताया कि पहले एक जस्ट टोकन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। उनको बोला कि अगर आपको कोई ज़रूरत हो ये टोकन लेके आप हमारे किसान मॉल में आ सकते हैं बिना पैसे के। ये मतलब ये संगत का पैसा लगा हुआ है। ये नहीं कह सकते कि मतलब लोगों से हम पैसे नहीं ले रहे, लेकिन जो सामान आया ये लोगों के पैसे से ही आया। लेकिन हम एक जरिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि टोकन ट्रॉलीज में देते हैं। ट्रॉलीज के बाद वो हमारे पास आते हैं। बाहर टेबल लगा हुआ है हमारा जो रिसेप्शन टेबल है, उस पर पूछा जाता है कि आपको हमारे पास ये 25 आइटम्स हैं, आपको क्या चाहिए। कोई बोलता है मुझे शॉल चाहिए, कोई कहता है शूज़ चाहिए, कोई कहता है वार्मर चाहिए, कोई कहता है हीटिंग पैड चाहिए, मफलर चाहिए। जो आइटम्स उन बोलते हैं उसके ऊपर टिक लगाया जाता है, फिर उनकी एंट्री होती है। एंट्री के बाद हमारे वॉलंटियर्स उनको कैरी बैग्स में डाल के वो सामान देते। जब पहले दिन से यहाँ पे थे हमें ये लग रहा था कि
जो एक्चुअल किसान लोग हैं, जो घर से अपने घर से दूर बैठे हैं, जो सड़कों पे बैठे हैं, और उनको डायरेक्टली ये सपोर्ट जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई वो आज सुबह आया और शाम को उसने घर भी जाना है, वापस गाड़ी में आया तो वो भी हमारे से कोई एड लेके जा रहा है। सो उसको मतलब सेग्रीगेट करने के लिए, फ़िल्टर लगाने के लिए हमने ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया, और आज वो बहुत सक्सेसफुल है। हमने टिकरी बॉर्डर पे इसकी शुरुआत की थी और वहाँ पे हमें 7 दिन हो चुके हैं इस मॉल बॉर्डर पे भी है ये मॉल। पहले वहाँ पे किया था हमने 7 दिन पहले, और यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे आज हमारा 3rd डे है। अच्छा। हाँ जी, ये तीसरा दिन है, जैसा बता रहे हैं कि तीसरा दिन है सिंघू बॉर्डर पे। और क्या ये कब तक चलना है इस मॉल को? नहीं, ये हमने अब सिस्टम सेट कर दिया। अब ये जब तक बैठे हैं इनकी सेवा में हम भी बैठे हैं लगातार। और ये जो सामान है खत्म होता है तो ये सामान कहाँ से लाते हैं? नहीं, संगत मैंने जो आप आसपास हमारे रैक्स में देख रहे हो, ये आई थिंक अगर मैं कम ना कहूँ 80% सामान जो ये लोगों ने डोनेट किया हुआ है। हमने प्रोक्योर अभी मतलब 20% किया होगा, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है हर शाम को हमारी एक टीम लिस्ट निकालती है और डोनर्स पहले ही बोल देते हैं कि ये हम भेज रहे हैं, ट्रक के ट्रक सामान आ रहा है। सो शॉर्टेज तो किसी चीज़ की नहीं है पंजाबियों के पास। अच्छा, शॉर्टेज नहीं है। मैं ये कैमरामैन को ये कहूँगा, फारूक जरा फ्री सेवा वो दिखाइए कि ये जो है, जैसा कि अभी हमने बताया भी कि ये पूरा का पूरा यहाँ जो भी सामान है ये टोटली फ्री है, ये फ्री सेवा है। और इस सेवा में कई लोगों का योगदान है, संगत का योगदान है। और जैसा बता रहे हैं कि पहली बार इन्होंने टीकरी बॉर्डर पर जो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ के लोगों के लिए ये सेवा उन्होंने शुरू की इन्होंने। और उसके बाद ये तीसरा दिन है आज, जबकि ये सेवा यहाँ भी शुरू हो गई है। लोग परेशान न हो, इसकी पूरी तैयारी है, क्योंकि अन्नदाताओं को इस बात का एहसास है कि उनकी लड़ाई लंबी चलने वाली है। कल यानी 30 दिसंबर को सरकार के साथ बात होनी है, लेकिन सरकार के साथ समझौता हो जाएगा इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ना तो अन्नदाता अपनी किसी भी मांग से समझौता करना चाहते हैं और ना ही सरकार कृषि बिल वापसी पर बात करना चाहती है। ऐसे में आज दिन भर आंदोलन को लेकर क्या हुआ खास, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के लाए नए कृषि कानून को लेकर अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 34वां दिन है। निगाहें कल होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं। कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को तो अन्नदाताओं ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन सरकार से बुधवार को होने वाली बातचीत का एजेंडा पूछ लिया है। अन्नदाता की ओर से जब सरकार को बातचीत का प्रस्ताव दिया गया था तो अपना एजेंडा भी बता दिया था। अन्नदाताओं ने बातचीत 4 मुद्दे पर करने का प्रस्ताव दिया था। ये 4 मुद्दे हैं: तीनों कृषि कानून वापस करने के तरीके पर चर्चा, एमएसपी को कानूनी रूप देना, कई फसलों पर गारंटी मिलना, एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब होने को लेकर लाए कानून को वापस लेना, सरकार द्वारा बिजली बिलों को लेकर लाए गए नए बिल को वापस लेना। अन्नदाताओं ने अपने मुद्दे बता दिए, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक साफ नहीं हुआ है कि इनमें से किन मुद्दों पर बात होगी। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सरकार के मंत्री ये तो साफ कर चुके हैं कि वो अन्नदाताओं के साथ हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन बिल वापसी पर चर्चा नहीं करेंगे। यानी 3 मुद्दों पर तो सरकार अन्नदाता की मांग मानने को तैयार है, लेकिन एक मुद्दा जो कृषि कानून की वापसी से जुड़ा है उसमें पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि अन्नदाताओं ने साफ कर दिया है कि कृषि कानून की वापसी से कम तो उन्हें कुछ स्वीकार है ही नहीं, और सरकार भी अड़ गई है कि कानून वापसी पर तो वो बात भी नहीं करेगी। इस बीच अन्नदाताओं ने अपनी आंदोलन को तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा के बाद पंजाब में भी अन्नदाताओं ने राजमार्गों में टोल फ्री करना शुरू कर दिया है। कल अन्नदाता ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। एक और अन्नदाताओं का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है, तो दूसरी ओर देश में राजनीति भी तेज हो गई है। कुछ ही वक्त में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिनकी तैयारियों में चुनाव आयोग तो जुटा ही है, सभी राजनीतिक दल भी जुट चुके हैं। जहां चुनाव होने वाले हैं उनमें तमिलनाडु भी शामिल है, और यहां सभी की निगाहें रजनीकांत पर टिकी हुई थी। वो अपना नया राजनीतिक दल बनाने का ऐलान कर चुके थे, और आज इसे लेकर रजनीकांत ने बड़ा खुलासा किया। तो क्या कहा रजनीकांत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दक्षिण के बड़े राज्य तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में अभी 5 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन राज्य की राजनीति पल पल अपना रंग बदल रही है। पिछले दिनों सुपरस्टार रजनीकांत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि वो नए साल में अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे, जिसके बाद से तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मच गई थी। लेकिन अब रजनीकांत ने साफ कर दिया है कि वो कोई राजनीतिक दल नहीं बना रहे। रजनीकांत ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे ये बताते हुए दुख है कि मैं राजनीतिक पार्टी का गठन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तमिलनाडु के लोगों के लिए हमेशा काम करता रहूंगा।
खास बात यह है कि कई दिनों से लोग कयास लगाए जा रहे थे कि रजनीकांत जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, जिसे लेकर खुद रजनीकांत ने भी पिछले दिनों कहा था कि 31 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे, साथ ही राजनीति में भी पदार्पण कर लेंगे। लेकिन अब रजनीकांत ने इन सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। इसके पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। कुछ दिन पहले सेहत खराब होने के कारण रजनीकांत को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तमिलनाडु में तो रजनीकांत ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने से पहले ही उस पर विराम लगा दिया, लेकिन क्या दादा की राजनीतिक पारी के साथ भी ऐसा ही होगा? जी हां, हम बात कर रहे हैं सौरभ गांगुली की। गांगुली ने अभी बीजेपी ज्वाइन भी नहीं की है, लेकिन उनका रास्ता अभी से ही मुश्किल होता दिख रहा है। इसे लेकर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया है। तो सौरभ का बीजेपी में क्यों हो रहा है विरोध, देखिए ये रिपोर्ट। सौरभ गांगुली की मुलाकातें इन दिनों तेजी से बीजेपी नेताओं से होने लगी हैं। दादा की पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से हुई मुलाकात ने सुर्खियां बटोरी थी, तो अमित शाह के साथ हुई मुलाकात के बाद दावा किया जाने लगा कि सौरभ जल्दी ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। पार्टी यहां उन्हें ममता के खिलाफ सीएम प्रत्याशी बना सकती है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि सौरभ गांगुली को बीजेपी पश्चिम बंगाल में 2 स्थानों से चुनाव लड़ाएगी। एक सीट सौरभ की पसंद की होगी, जबकि दूसरी सीट होगी भवानीपुर। जी हाँ, ये वो ही सीट है जहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ती हैं। बीजेपी सौरभ के सहारे ममता को उनके घर में ही घेरना चाहती है। टीएमसी को सौरभ की लोकप्रियता का अंदाजा है, इसीलिए वो तैयारी में जुट गई है। लेकिन दूसरी ओर सौरभ गांगुली अभी बीजेपी में शामिल भी नहीं हुए हैं और बीजेपी में उनका विरोध भी शुरू हो गया है। बीजेपी के स्थानीय नेता जो सीएम पद का सपना देख रहे थे, उन्हें सौरभ से नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बंगाल बीजेपी सौरभ को पार्टी में तो लेना चाहती है, लेकिन उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष भी सौरभ को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते। दिलीप घोष ने कहा कि अभी सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, ऐसे में उनके लिए कुछ कहना ठीक नहीं होगा। जहां तक सीएम बनने की बात है, तो पहले सौरभ को पार्टी में शामिल होना होगा, उसके बाद उन्हें पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो किसी पद का दावा कर सकते हैं। पार्टी किसी को सीधे सीएम प्रत्याशी नहीं बनाएगी, यानी दिलीप घोष ने साफ संकेत दे दिया है कि सौरभ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से सीएम प्रत्याशी नहीं बनेंगे। सौरभ गांगुली की राजनीतिक पारी कैसे शुरू होगी? बीजेपी में वो सीधे कप्तान बनाए जाएंगे या उन्हें पहले टीम के मुख्य खिलाड़ियों में आने के लिए मेहनत करनी होगी? ये जल्दी ही तय हो जाएगा। और ये भी जल्दी तय हो जाएगा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी रहेगी या नीतीश कुमार बीजेपी के अन्य सहयोगियों की तरह एनडीए को छोड़ जाएंगे, क्योंकि संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं कि इस बार बीजेपी जेडीयू की सरकार बिहार में ज्यादा नहीं चलेगी। जेडीयू नेता ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है, देखिए ये रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम से बिहार एनडीए के समीकरण बिगड़ गए हैं। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को तोड़ लिया। इसके बाद से ही बिहार एनडीए में खलबली सी मची हुई है। जेडीयू और बीजेपी के बीच रिश्ते में दरार साफ साफ देखी जा रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि ये सही है कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते अब सामान्य नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अरुणाचल के घटनाक्रम के बाद रिश्तों में दरार आई है। अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ वो गठबंधन धर्म के विपरीत है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ पिछले 15 सालों की दोस्ती में ऐसा कभी नहीं किया जैसा बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में किया है। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि जो काम बीजेपी ने हमारे साथ किया उससे हम सभी हैरान हैं। पटना में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसे लेकर हम अफसोस जाहिर कर चुके हैं। बीजेपी ने इस तरह का कदम क्यों उठाया, इसका जवाब बीजेपी के प्रदेश के नेताओं के पास भी नहीं है। लेकिन अब हमने तय कर लिया है कि हमें बिहार के बाहर बीजेपी की जरूरत नहीं है। जेडीयू अपने बूते संगठन का विस्तार करेगा। हम चुनाव भी लड़ेंगे और पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा भी दिलाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू से दगा करके बीजेपी जहां चौतरफा घिरी हुई है, तो वहीं गुजरात में बीजेपी की मुश्किलें अलग से बढ़ गई हैं। यहां पार्टी के अपने ही नाराज दिख रहे हैं। पार्टी के सांसद ही अब इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी के किस सांसद ने इस्तीफा देने का किया है ऐलान, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीजेपी दूसरे दलों को तोड़ने की कोशिशों में जुटी है। कभी वो बिहार में सहयोगी जेडीयू से अरुणाचल प्रदेश में दगाबाजी करती है, तो कभी असम में कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में कर उससे कमजोर बनाती है। लेकिन कहते हैं जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। अब इसकी कीमत बीजेपी को गुजरात में चुकानी पड़ी है। यहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेता ने उसका साथ छोड़ दिया। भरूच से लोकसभा सांसद मनसुख वसावा ने पार्टी छोड़ दी है।
साथ ही जल्द ही संसद की सदस्यता छोड़ने की बात कही है। भरूच से बीजेपी सांसद मनसुख भाई धनजी भाई वसावा ने गुजरात के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल को पत्र लिखकर अपने फैसले की जानकारी भी दे दी है। मनसुख वसावा ने किस कारण त्याग पत्र दिया, ये अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में मनसुख वसावा ने लिखा है कि उन्होंने पार्टी के साथ वफादारी निभाई है, साथ ही पार्टी और जिंदगी के सिद्धांत का पालन करने में बहुत सावधानी रखी है, लेकिन आखिरकार मैं एक इंसान हूं और इंसान से गलती हो जाती है, इसलिए मैं पार्टी छोड़ता हूं। अपने पत्र में भले ही वसावा ने खुलकर बीजेपी को निशाने पर ना लिया हो, पिछले दिनों उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के संबंध में पीएम मोदी को भी एक पत्र लिखा था। पत्र में अपने इस आवेदन के पीछे मनसुख वसावा ने इलाके के आदिवासी समुदाय के विरोध को कम करने की वजह बताई थी। मनसुख वसावा खुद एक आदिवासी नेता हैं और वो इस समुदाय की लंबे समय से राजनीति करते आए हैं। वसावा का जाना बीजेपी के लिए किसी धक्के से कम नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में बात मध्य प्रदेश की। क्या सच में सिंधिया को बीजेपी से बाहर निकाल देंगे शिवराज? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने सिंधिया को लेकर दावा किया है कि वो ज्यादा दिन बीजेपी में नहीं रह पाएंगे। तो कमलनाथ ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वनवास खत्म करके 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराने वाले कमलनाथ को लेकर इन दिनों अटकलों का बाजार गर्मा रहा है। सत्ता जाने और उपचुनाव में मिली हार के बाद से कहा जा रहा है कि वो MP छोड़ फिर से दिल्ली में अपना दम दिखा सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो राजनीति तक छोड़ सकते हैं, लेकिन इन तमाम कयासों पर कमलनाथ ने बड़ा बयान देकर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश से हिलूंगा तक नहीं। इतना ही नहीं, सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की बात को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व जब तक उन्हें जिम्मेदारी देगा वो उसे ईमानदारी से निभाएंगे और बीजेपी को सत्ता से हटाकर रहेंगे। सीएम शिवराज के खिलाफ हुंकार भरने के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाले सिंधिया को भी जमकर आड़े हाथों लिया। कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया जी को बीजेपी कितना संतुष्ट कर पाएगी उस पर उनका भविष्य निर्भर करेगा। उन्हें सेटिस्फेक्शन की राजनीति चाहिए, मैं जो चाहता हूं वो मिले। यदि बीजेपी उन्हें ये दे पाई तो वो उनका भविष्य है और अगर नहीं दे पाई तो सिंधिया और बीजेपी का भविष्य नहीं है। अब कमलनाथ ने तो सिंधिया और बीजेपी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मध्य प्रदेश की सियासत क्या मोड़ लेती है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।